आम व्यक्ति जो रूरल एरिया से आ रहा है, गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है, वो डीयू के अंदर आके प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। क्यों क्यों नहीं लड़ सकता? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास पावर नहीं है, शौफ नहीं है, वो काफिले नहीं निकाल सकता इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के। जिन कॉलेजों में हम सब पढ़ने जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, क्या उन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स होनी चाहिए या पॉलिटिक्स के लिए कोई भी जगह होनी चाहिए? ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के जो इलेक्शन होते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डूसू भी कहते हैं, वहां पर आपने देखा होगा बड़े बड़े काफिले, महंगी महंगी गाड़ियां, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, जी वैगन, फॉर्च्यूनर के काफी काफी लंबी लाइनें होती है। ये सारी गाड़ियां आखिर आ कहां से रही है? ये हो क्या रहा है? जहां पर स्टूडेंट्स के मुद्दों को आगे रखना चाहिए, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को आगे रखना चाहिए, वहां पे लोग सिर्फ ये दिखाने में लगे हुए हैं कि मेरे पास कितना पैसा और कितनी पावर है। क्या ये अलाउड है इतना पैसा दिखाना या इतना पैसा खर्च करना या इतने बड़े बड़े काफिलों को चलाना? आज की इस वीडियो में हम वही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे मेन क्या है, स्टूडेंट यूनियंस की जरूरत क्यों पड़ी? स्टूडेंट्स यूनियन की हमें जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, वो कभी कभी स्टूडेंट्स के जो भी इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस नहीं कर पाता। जैसे कि चाहे वो क्लासेस को लेकर हो, अटेंडेंस को लेकर हो, फैकल्टीज को लेकर हो। क्यों? क्योंकि जो परमानेंट फैकल्टी होती है उनका काम क्या होता है? आएंगे, लेक्चर देंगे, चले जाएंगे, अटेंडेंस देंगे, दैट्स इट। बच्चे को समझ आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। वहीं पर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर उन्होंने फैकल्टीज के अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी तो वहां पर फैकल्टी की अकाउंटेबिलिटी बनती है। बट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ये चीजें आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। वहां पर सब चीज राम भरोसे चलती है। बहुत सारी जगह की मैं बात करता हूं कि ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। अब यहां पर बहुत सी जगह स्टूडेंट यूनियन की डिमांड होने लगी कि जहां पर स्टूडेंट्स अपने मुद्दे आगे रख सकते हैं। इसके लिए 2006 में एक कमेटी बनाई गई कि इंडिया के अंदर जिन जिन यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होते हैं, वहां पर उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए और वो किस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आएंगे, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे। उस कमेटी के कुछ मैं फीचर्स आपको बताता हूं, तभी जाकर आपको डूसू के इलेक्शन समझ में आएंगे कि वहां का मुद्दा मैं क्यों उठा रहा हूं। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कही गई, जो कमेटी आई थी 2006, उसके अंदर जो रिकमेंडेशंस दिए गए थे कि यहां पर स्टूडेंट यूनियन या स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन किसी भी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर एजुकेशन के मुद्दों को उठाया जाएगा, ना कि राजनीति के मुद्दों को। और जो पॉलिटिशियंस होते हैं या पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसके लिए सभी स्टूडेंट, जो खासकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं, वो वोट बैंक होता है। वो बहुत बड़ा वोट बैंक है। क्यों? क्योंकि वो आने वाले इलेक्शंस में वोट करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा चाहेंगी कि स्टूडेंट्स उनके फेवर में रहे, और इसी को लेकर इस कमेटी ने यह बोला कि पॉलिटिक्स को एजुकेशन से दूर रखो और यहां पर पॉलिटिकल पार्टी कहीं किसी भी तरीके से एसोसिएट नहीं होगी इन इलेक्शंस में। लेकिन हम आज के टाइम पे देखते हैं इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के स्टूडेंट विंग बना दिए गए। आप देखिए, बीजेपी का एबीवीपी है, कांग्रेस का देखिए एनएसयूआई है, इस तरीके से काफी सारे हैं। नाउ नेक्स्ट है, यहां पर जब भी कैंपेनिंग होगी आपको 10 दिन के अराउंड का कैंपेनिंग का टाइम दिया जाएगा। लेकिन आप डूसू का इलेक्शन देखते हैं तो कैंपेनिंग पहले से ही चल जाती है, लोग तैयारी करने लगते हैं, अपने पैम्पलेट्स बांटने लगते हैं, लोगों से मिलना, उनके नंबर लेना, उनको अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करना कि ताकि वो उनको वोट दे। आगे जाके मैं आपको और भी चीजें बताने वाला हूं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यहां पर जो एक्सपेंडिचर लिमिट सेट की गई थी इस कमेटी के द्वारा, वो की गई थी 5000। यानी कि जो भी कैंडिडेट अगर किसी पोजीशन के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा वो अपनी कैंपेनिंग के लिए जो भी खर्चा करेगा वो 5000 रुपए करेगा, 5000 से ज्यादा नहीं कर सकता है। लेकिन डूसू के इलेक्शन में आपको देखने को मिलेगा एक एक कैंडिडेट करोड़ों रुपए खर्च कर देता है। करोड़ों रुपए कैसे खर्च कर देता है आप देखिए। अगर आप डूसू की हिस्ट्री निकाले तो डूसू में जो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट बनते हैं वो कौन बनते हैं? इधर वो जाट कम्युनिटी से होते हैं, गुर्जर कम्युनिटी से होते हैं, और कौन होते हैं? वो दिल्ली एनसीआर के होते हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों के पास, इस कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं, उनके पास अच्छा खासा पैसा है, वो वहां पर अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं। सिर्फ वो ही नहीं करते, उनके साथ एसोसिएटेड जो भी होते हैं, दोस्त होते हैं, और भी रिलेटिव्स होते हैं, दूर दूर के लोग होते हैं, या पार्टीज होती हैं, वहां पर उनको फंड करती है। क्यों? ताकि वो स्टूडेंट, उनका जो वोट बैंक बनेगा वहां पर। और इन ये जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ते हैं ना, इनका भी खुद का
स्टूडेंट के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। हर साल एक ही मुद्दा आप बोलेंगे, मेट्रो का किराया कम होना चाहिए, स्टूडेंट्स को मेट्रो का कार्ड फ्री मिलना चाहिए, वाटर कूलर ठीक होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बोलेंगे, वोट लेंगे, जीतेंगे और चले जाएंगे, फिर कोई मुद्दा नहीं उठता। लेकिन आज इस वीडियो में आपको एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम ये सारी चीजें एलिमिनेट करके वापस जो एसेंस है, जहां पर एजुकेशन भी और स्टूडेंट्स के मुद्दे भी रखे जाए। लास्ट ईयर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा अंधा पैसा, पैम्पलेट्स, रोड दिखनी बंद हो जाती थी, नजर नहीं आती थी रोड किस कलर की है, इतना पेपर पड़ा होता था, वॉल्स पे चिपका रहे। इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया कि आपका इलेक्शन का रिजल्ट तब डिक्लेयर होगा लास्ट ईयर 2024 में, जब आप ये पूरी रोड क्लीन करेंगे, ये जो भी आपने कचरा फैलाया है इस सबको, और आगे से ऐसा नहीं होगा। सबसे बड़ा मुद्दा इसमें पैसे के खर्च को लेकर भी था। अब यहां पर आपको पता चल गया किस तरीके से जिसके जो बाहुबली है, एक तरीके से जो पैसे वाला है, अंधा पैसे वाला, वही डीयू में इलेक्शन जीत सकता है। एक आम व्यक्ति जो रूरल एरिया से आ रहा है, गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति, वो डीयू के अंदर आके प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं लड़ सकता? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास पावर नहीं है, शौफ नहीं है, वो काफिले नहीं निकाल सकता इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या, हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? देखिए, स्टूडेंट यूनियन का मुद्दा ही ये था कि स्टूडेंट्स की आवाज को आगे रख सके। कभी बोला जाए कि अगर आपको रिकमेंड करना हो कि आप एक बेस्ट सिस्टम क्या जनरेट करना चाहेंगे जिससे ये मुद्दे सारे के सारे एक्चुअल आप सोल्व कर सकते हैं, आप क्या काम कर सकते हैं? अब यहां पे 3 टियर सिस्टम लेके आ सकते हैं अगर आपको एक्चुअली स्टूडेंट यूनियन को प्रमोट करना हो, स्टूडेंट्स के मुद्दों को प्रमोट करना हो, और ये इस तरीके की जो पॉलिटिक्स होती है, मनी पावर की जो पॉलिटिक्स है, इसको एलिमिनेट करना हो। वो कैसे? सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, इसको 3 टियर सिस्टम पे लाना होगा। एक सीआर यानी कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव, उससे ऊपर मीडिएट लेवल पे होना चाहिए प्रेसिडेंट, जो हर कॉलेज का एक प्रेसिडेंट हो, और उसके बाद सेंट्रल लेवल पर जो डूसू है यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, डूसू का एक प्रेसिडेंट। 3 टियर पे होना चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में भी 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम है, फर्स्ट में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट मिलेगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट मिलेगी, फिर पंचायत मिलेगा। इसी तरीके से हर क्लास में एक सीआर इलेक्ट होना चाहिए, वो एक लेजिटिमेट होना चाहिए। लेजिटिमेट का मतलब मैं क्यों कह रहा हूं यहां पे, जैसे इलेक्शन होते हैं प्रॉपर डूसू प्रेसिडेंट के या कॉलेज प्रेसिडेंट के, उस तरीके के लेवल के इलेक्शन होने चाहिए। अब वो व्यक्ति अच्छे से इन 10 दिन के कैंपेन में अपने क्लास में मुद्दे अच्छे से रख सकता है। कोई भी व्यक्ति, इवन दो कोई गरीब बैकवर्ड एरिया से आया है जो 1 रुपया भी इलेक्शन में खर्च करना अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी इस इलेक्शन को लड़ सकता है अगर उसके मुद्दे स्ट्रांग होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी क्लास वाले सभी लोग उसके मुद्दों को सुनते हुए उसको वोट देंगे, वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनेगा प्रॉपर। अब हर क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, हर सेक्शन से, हर ईयर से एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अब उस पर्टिकुलर कॉलेज में जितने भी सीआर होंगे वो सभी वोट करें इंटरमीडिएट लेवल पे, यानी कि कॉलेज प्रेसिडेंट के लिए वो सभी के सभी क्या करें? वोट करें। अब वो सभी वोट करेंगे, वो कॉलेज प्रेसिडेंट को चुनेंगे। अब कॉलेज प्रेसिडेंट जो है, जितने भी कॉलेज हैं, उन सब कॉलेज के प्रेसिडेंट के पास पावर होनी चाहिए कि वो डूसू की काउंसिल को इलेक्ट करें, यानी कि डूसू प्रेसिडेंट के लिए वोट करें। इस तरीके से हम 3 टियर सिस्टम बना सकते हैं, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है। ऐसा नहीं जिसके पास पैसा होगा, पावर होगी, वही इलेक्शन लड़ सकता है। हम इस तरीके से इन सारी चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं यहां पे। दूसरी चीज, अब यहां पर सवाल आएगा कि ऐसा हो सकता है कि भाई जो सेंट्रल डूसू में इलेक्शन लड़ेगा उसके पास तो अच्छा खासा पैसा होगा, हर यूनिवर्सिटी के, हर कॉलेज के प्रेसिडेंट को बोलेगा कि मैं तुम्हें 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए दे रहा हूं, मेरे ही फेवर में वोट करना। तो इसको हम एलिमिनेट कैसे कर सकते? हर कॉलेज में काउंसिल होनी चाहिए, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं, काउंसिल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बोर्ड होना चाहिए, उस बोर्ड का चेयरमैन कौन होना चाहिए? प्रेसिडेंट, जो हमने इलेक्ट किया है। और यहां पर 10 मेंबर होने चाहिए रोटेशनल बेसिस पे। कौन होंगे ये 10 मेंबर? जितने भी सीआर इलेक्ट हुए हैं वो सभी ये जो 10 मेंबर होंगे वो सीआर होंगे, बट रोटेशनल पे। हर किसी को नंबर मिलना चाहिए उस 1 साल के अंदर। हर महीने में आप रोटेशन कराओ, चेंज कराओ, ताकि हर कोई अपने मुद्दे उस काउंसिल में रख सके, उस बोर्ड में रख सके, और प्रेसिडेंट उन मुद्दों को आगे बढ़ा सके कॉलेज लेवल पे। फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जो डूसू है उसकी भी एक काउंसिल होनी चाहिए। उस काउंसिल में जो 10 मेंबर हैं वो कौन होने चाहिए? रोटेशनल बेसिस पे अगेन हर कॉलेज का प्रेसिडेंट होना चाहिए, और जो डूसू का सेंट्रल प्रेसिडेंट होगा वो उसका चेयरमैन होना चाहिए। इस तरीके से हम 3 टियर सिस्टम बना सकते हैं। असलियत में मुद्दों को हम आगे ला सकते हैं, हर कोई पार्टिसिपेट भी करेगा, इग्नोर नहीं करेगा। क्यों हर इसको बोलते हैं हम एक कलेक्टिव डेमोक्रेटिक वे ऑफ पुटिंग देयर व्यूज फॉरवर्ड। क्योंकि हर किसी व्यक्ति को यह पता होगा कि मैं भी इलेक्शन लड़ सकता हूं, तो वो
एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा इस इलेक्शन प्रोसेस में। तो आपके जो भी व्यूज है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे में और भी व्यूज लेके आता रहूंगा, आपके भी व्यूज जानूंगा, मैं भी अपने व्यूज बताऊंगा, और यहां पर हम एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे जहां पर हम इन तरीके के जितने भी सोसाइटी के अंदर, देश के अंदर मुद्दे हैं, उन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।